हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई क्वेश्चन बैंक सीरीज का सेट 16 देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 15 सेट करा रखा है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? ऑप्शन है 21.5 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर, 21.3 किलोमीटर, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बी ऑप्शन 21.8 किलोमीटर। याद रखना है, अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। इसमें लगभग आप देखेंगे तो 16.5 किलोमीटर समुद्र की लंबाई है, जबकि बचा हुआ भाग आप देखेंगे जो ज़मीन की लंबाई है 5.5 किलोमीटर है। कुल मिलाकर के ये लगभग आप देखेंगे तो 21.8 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन दे रखा है मुंबई और नागपुर, मुंबई और कोलकाता, सिलचर और पोरबंदर, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि पूर्व और पश्चिम गलियारे जो कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूर्व और इधर हो गया आपका पश्चिम। तो ये पश्चिम और पूर्व गलियारे से जुड़े हुए कौन से दो चरम स्थान हैं? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे गुजरात आपको देखने को मिलेगा, तो गुजरात का कोई जगह होना चाहिए, और यहाँ पे देखने को मिलेगा असम, तो असम को कुछ कोई स्थान होना चाहिए। तब देखेंगे इसमें से मुंबई तो हो सकता है, ये नागपुर कभी नहीं होगा। ठीक है, कलकत्ता कभी नहीं होगा। यहाँ पे सिलचर देखेंगे कि असम में है और ये पोरबंदर गुजरात में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही होगा। सिलचर कहाँ पे है? असम में है, जबकि पोरबंदर कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिलचर और पोरबंदर दो चरम स्थान पूरा पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। पूरा पश्चिम गलियारा आप देखेंगे तो गुजरात, ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, इन राज्यों से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो इन राज्यों का भी नाम याद रखिएगा। पूरा पश्चिम गलियारा किन राज्यों से गुजरता है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम से होकर के गुजरता है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। आसान सा सवाल था, बीपीएससी टीआरई 2.0 में सवाल पूछा गया था। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे काकीनाडा, नागपट्टिनम, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम। थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे हो गया, इसे हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। चलिए, अब सही है। और यहाँ पे पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले में पता होना चाहिए कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ठीक है, बाकी तो पूछा ही गया है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ आप इसे अरेंज कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जाना है। ठीक है, तो देखिए काकीनाडा कहाँ पे है, ये आप देखने को मिलेगा। काकीनाडा, मछलीपट्टनम है ना, और विशाखापट्टनम, ये तीनों आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, जबकि नागपट्टिनम जो है ना, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है, और मछलीपट्टनम भी आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ अरेंज कर सकते हैं नागपट्टिनम, जो कि सबसे दक्षिण में होगा, क्योंकि तमिलनाडु सबसे दक्षिणी राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं क्रम से। सबसे पहला होगा नागपट्टिनम, नागपट्टिनम। ठीक है, इस बात आप देखेंगे कि ये तो सबसे नीचे हो गया ना, ये सबसे नीचे होगा। इसको नीचे कर लेते हैं, ये हमारा सबसे नीचे होगा। ठीक है, इस बात आप देखेंगे सबसे ऊपर में आंध्र प्रदेश में ये तो तीनों हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जब उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ रहे होंगे तो सबसे पहले आपको आंध्र प्रदेश से मिलेगा स्थान विशाखापट्टनम। ठीक है, तो पहले नंबर पर कौन सा होगा? विशाखापट्टनम बंदरगाह होगा, विशाखापट्टनम। दूसरे नंबर पर कौन सा होगा? तो दूसरे नंबर पर है आपका काकीनाडा। ठीक है, याद रखिएगा काकीनाडा।
तो ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। सिर्फ आप अरेंज कर सकते थे विशाखापट्टनम और नागपट्टिनम को, क्योंकि नागपट्टिनम कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है, और जबकि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। लेकिन उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको विशाखापट्टनम ही देखने को मिलता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये सबसे उत्तर में है दिए गए ऑप्शन में से, ठीक है। और एक आपका बच गया यहाँ पे मछलीपट्टनम, तो ये तीसरे नंबर पर मिलेगा आपको, मछलीपट्टनम, ठीक है। और ये चौथा नंबर पर है। तो इसे आप लोग अरेंज कर लीजिएगा, अरेंज कीजिएगा तो इसका आंसर मिलेगा आपको बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए था कृषि योग्य, 44%, 30%, 50%, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है 50%, ठीक है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। राज्य में कुल 307.56 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 152.05 लाख हेक्टेयर भूमि खेत के अधीन है, जो राज्य का लगभग 50% क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है, सही है। और ये सवाल बीपीएससी टीआरई 3.0 में सवाल पूछा गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है यहाँ पर कि राज्य में कुल कितना है लाख हेक्टेयर क्षेत्र है, इतना 307 यानी कि 307.56 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 152.05 लाख हेक्टेयर भूमि जो है ये खेती का अधीन है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लगभग देखेंगे कि आधा है, आधा मतलब लगभग ये 50% के बराबर है जो कि कृषि योग्य है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हम लोग जानते होंगे कि वन यहीं भी पाया जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक। चलिए अगला सवाल पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर वी कुरियन, श्री सुंदरलाल बहुगुणा, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है ना, जिन्होंने भारत में हरित क्रांति का जन्म दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हुआ था गेहूं का हुआ था, उसके बाद चावल का हुआ था, जिसमें से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाले राज्य थे, है ना। और ये भी याद रखिएगा कि इन्हें स्वामीनाथन जी को 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है, ये याद रखनी है, ठीक है। बीपीएससी टीआरई 3.0 में ये सवाल पूछा गया था। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मोटा अनाज के बारे में क्या है ये, है ना। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि मोटे अनाज को चमत्कारिक अनाज माने जाने के पीछे क्या कारण है। तो ये सबसे पहला कारण तो ये है कि मोटा अनाज प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, ठीक है। पहला रीजन यही है कि मोटा अनाज प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। दूसरा रीजन है कि मोटा अनाज सूखा सहिष्णु फसल है, अर्थात सूखे में भी ये अच्छे से तरीके से ये इसका उत्पादन हो जाता है ना। इसमें अन्य फसलों की तुलना में कम पानी और कम कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, जिससे यह किसानों के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बन जाता है। ये दूसरा कारण हुआ। तीसरा कारण है कि गेहूं और धान की फसलों के मुकाबले इसमें सॉल्युबल फाइबर के साथ ही कैल्शियम और आयरन की मात्रा अधिक होती है। क्या कहा हमने कि गेहूं और धान की फसलों के मुकाबले इसमें सॉल्युबल फाइबर के साथ ही कैल्शियम और आयरन की मात्रा अधिक होती हैं, किसमें, मोटा अनाज में, जिसके लिए से हम लोग चमत्कारिक अनाज या फिर भविष्य की फसल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रमुख पॉइंट आपको याद रखनी है मोटे अनाज के बारे में, ठीक है। तो अब देखेंगे पहला कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है और पोषण की दृष्टि से ये चावल और गेहूँ के बराबर है ना। तो अर्थात इसका सही आंसर लेके चल सकते हैं कि एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन सही है, अगर कुछ ज़्यादा ना समझ में आए तो भी, ठीक है। और एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कि कुछ बाहरी कारकों की आवश्यकता होती है, तो हाँ इसमें कुछ बाहरी कारकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा का स्थानांतरित शील कृषि है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि है। पोडू, पेंडा, वेबर
एक से अधिक होगा या फिर एक से उपरयुक्त में से कोई नहीं। और ये बीपीएससी टियरी 2.0 में सवाल पूछा गया था। सही आंसर है इसका पोडू। ठीक है, सही आंसर क्या है? पोडू। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, याद रखिएगा। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में झूम खेती को पोडू के नाम से जाना जाता है या फिर स्थानांतरणशील कृषि को पोडू के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरण कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और फिर साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है तब तक इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात उस भूमि को फिर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और बात करें यहाँ पे पेंडा के बारे में, तो ये पेंडा जो झूम खेती का जो नाम है, यहाँ ये स्थानीय नाम है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में स्थानीय नाम, स्थानीय जो लोग कहते हैं इसे, ये झूम खेती को इसे कहा जाता है पेंडा कहा जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, जबकि बेवर, जो बेवर है आपका, बेवर या दहियार, याद रखिएगा, ये दोनों मध्य प्रदेश में कहा जाता है। मध्य प्रदेश में खास करके जो बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे ये कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है ना, वहाँ पे बेवर और दहियार कहा जाता है झूम खेती को या फिर स्थानांतरणशील कृषि को। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? फूलों की खेती, कृषि, बागवानी, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, फलों एवं सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर या फिर बागवानी कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ पे बात करें फूलों की खेती, फूलों को खेती को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर। जबकि कृषि को क्या कहते हैं? कृषि तो एग्रीकल्चर ही है, ठीक है वो, है ना। बाकी रेशम कीट पालन के बारे में बात करें तो सेरिकल्चर, मधुमक्खी पालन पूछे तो एपीकल्चर, मछली पालन कहे तो पीसीकल्चर, और फलों का उत्पादन पूछे तो पोमोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा, रेशम की कीट पालन सेरिकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, मछली पालन पीसीकल्चर, फलों का उत्पादन पोमोलॉजी। शायद यहाँ पे हम लिस्ट दे रखे होंगे, हाँ दिया हुआ है यहाँ पर, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम है, बताना है। उत्तर भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या हैं? ऑप्शन दे रखा है अमन, अघनी, औस, अमन, साली, अघनी, अमन, औस या साली, या फिर से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका बी ऑप्शन, अमन, साली और अघनी। उत्तरी भारत में मई जुलाई से सितंबर दिसंबर तक चावल की फसल उगाई जाती हैं। शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों का स्थानीय नाम अमन, साली तथा अघनी है। चावल की प्रजाति औस को गर्मियों में पूर्वी मानसून वर्षा के साथ बोया जाता है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा अमन, साली और अघनी, अर्थात बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखिए कितना डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा सा कैसे पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ करके आप अनुभव प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन से पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? ऑप्शन दे रखा है वेबर, दहिया, पोडू। तो हम लोग जानते हैं ये सभी स्थानांतरित कृषि का, झूम खेती का ये स्थानीय नाम है। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, बहुत आसान सवाल था। स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के भी के नाम से जानते हैं या कहते हैं। यह एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें वृक्षों को काट कर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई करके उस पर हम लोग फिर क्या कहते हैं, वो जो फसल बीज वगैरह बो देते हैं, और जब तक उसमें उर्वरता रहती है तब तक उसमें हम लोग खेती करते हैं, फिर छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं झूम खेती। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे झूम जो खेती है ना, झूम खेती ये उत्तर पूर्वी भारत में कहा जाता है। बीवर और दहियार ये बुंदेलखंड संभाग में जो मध्य प्रदेश का एरिया है, और दीपा बस्तर जिला में कहा जाता है, और पोडू आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? कई बार हम बता चुके हैं मल्चिंग के बारे में, है ना। हम जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं वहाँ भी हम लोग को आप लोग को बता रहे हैं कि मल्चिंग क्या होता है। तो मल्चिंग होता क्या है?
फसलों के बीच खाली ज़मीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकने को क्या कहते हैं? मल्चिंग कहते हैं, ताकि जो ज़मीन के नीचे जो है वो नमी जो है वो बनी रहे। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए दिया हुआ है कि फसलों के बीच खाली पड़ी जमीन को खरपतवार, घासों अथवा पुआल जैसे जैविक पदार्थों से ढकने की प्रक्रिया को मल्चिंग कहा जाता है। जिन पदार्थों से इसे ढका जाता है उसे ही मल्च कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? ऑप्शन है खरबूजा, खीरा, तरबूज, एक से अधिक होगा या फिर ऊपरी में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे कि भारत में जायद के मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें खरबूज, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, मूंग, जूट, तोरई है, भिंडी आदि है ना। तो जायद की फसलें मार्च में बोई जाती हैं तथा जून तक इन्हें काटा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। बिल्कुल याद रखना है कि भारत में जायद के मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो खरबूज है, तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, मूंग है, जूट है, तुरई है, भिंडी है ना। इन सब का नाम आपको याद रखना है, ये सभी जायद फसल के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा आप लोग तो जानते ही होंगे कि भारत में खेती के 3 मौसम होते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। इस मौसम की प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, मटर, चना आदि। खरीफ की फसलें जून जुलाई में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती तथा अक्टूबर नवंबर में शीत ऋतु के आगमन के साथ काटी जाती हैं। इस मौसम की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा आदि, है ना। चलिए, अगला सवाल पूछा गया था, भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है, कहाँ मिलती है? बीकानेर में, बाढ़ क्षेत्रों में, अरावली प्रदेश में, एक से अधिक होगा या फिर ऊपरी में से कोई नहीं। तो सही आंसर है बाढ़ क्षेत्रों में। भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है, कहाँ मिलती है? ये बाढ़ क्षेत्रों में, फ्लड प्रोन एरिया में। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, याद रखिएगा। आइए थोड़ा सा जानकारी लेते हैं इसके बारे में। नदी बेसिन के निम्न भाग में बस्तियां नदी वेदिकाओं एवं तटबंधों पर बसाई जाती हैं, क्योंकि ये भाग शुष्क बिंदु होते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों के दलदली क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान स्तंभों पर बनाते हैं, जिससे कि बाढ़ एवं कीड़े मकोड़े से बचा जा सके। इसलिए ऐसी बस्तियों को क्या कहा जाता है? शुष्क बिंदु बस्ती कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है यहाँ पर कि उष्णकटिबंधीय देशों के दलदली क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान स्तंभों पर बनाते हैं। स्तंभ मतलब इस तरीके से करके पर बनाते हैं, जिससे कि बाढ़ एवं कीड़े मकोड़े से बचा जा सके। इसीलिए ऐसी बस्तियों को क्या कहा जाता है? शुष्क बिंदु बस्ती। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है, जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है। ऑप्शन दे रखा है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, मध्य एशिया, जेरूसलम, एक से अधिक होगा या फिर ऊपरी में से कोई नहीं। सही आंसर होगा अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। आसान सा सवाल था, पूछा गया था कि जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र कहाँ है? तो अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है। ठीक है, दो याद रखिएगा, जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र कहाँ माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। तो ये ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर आसान सा सवाल पूछा गया था। अगला सवाल है, पूछा गया था कि दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर एन कल्चरेशन, एक कल्चरेशन, कल्चरल रेल्स, एक से अधिक होगा या फिर ऊपरी में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका बी ऑप्शन, एक कल्चरेशन। एक कल्चरेशन को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क को एक कल्चरेशन कहा जाता है। ठीक है, इसे उस सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक बदलाव के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसमें एक समाज या संगठन से संबंधित कोई व्यक्ति या समुदाय किसी अलग समुदाय या संगठन के तौर तरीके व मान्यताएं समझकर उसका भाग बनता है। ऐसा प्रवास के रूप में अधिकतर होता है जब कोई व्यक्ति या समुदाय देश को छोड़ करके किसी अन्य देश में जाकर बसता है और वहाँ के दूसरे लोगों या समुदाय के बीच पारस्परिक मेलजोल बढ़ाता है। इसे ही कहा जाता है एक कल्चरेशन। सिंपल सा भाषा में समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है किसी दूसरा देश जाता है तो दूसरा देश जब गया होगा तो साथ ही साथ अपना दूसरा जो कल्चर होगा वो भी लेकर गया होगा। या कोई समुदाय, एक समुदाय जो है उठ करके किसी दूसरा देश चला गया, किसी दूसरे स्थान चला गया, तो अपना कल्चर लेकर गया होगा। उसके बाद जो भी कल्चर रहता होगा, जो सीखा होगा, तो वो कल्चर वहाँ गया और वहाँ के कल्चर से क्या कर रहा है? पारस्परिक मेलजोल बढ़ाता होगा। या फिर मेलजोल बढ़ाना ही क्या है? एक कल्चरेशन है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। चलिए लेते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल पूछा गया था कि भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन दे रखा है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है भारतीय सर्वेक्षण, द सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, द सर्वे ऑफ इंडिया याद रखिएगा। भारत का स्थलाकृति मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बनाया जाता है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। अगला सवाल है यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दे रखा है 4 कंकर, कयाल और मांड, और दूसरी तरफ है पंजाब का मैदान, डेल्टा, बांगर, तटीय मैदान। अर्थात सूची 1 कहाँ पर, किस जो दिए गए हैं ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर 4 के बारे में कि ये कहाँ देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है ये डेल्टा के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। जबकि कंकर जो होते हैं, है ना, ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये कह सकते हैं कि बांगर प्रकार का है। खादर बांगर सुने होंगे ना, तो जो बांगर होता है उसमें देखेंगे कि कंकर ज़्यादा पाया जाता है। वहीं बात करें कयाल के बारे में, तो कयाल देखेंगे कि तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल सा, 4 देखने को मिलेगा कहाँ पर, डेल्टा के क्षेत्रों में। जबकि कंकर ये बांगर प्रकार का है। ठीक है, बांगर इस होता है ना, खादर बांगर। खादर जो होता है नई मिट्टी होती है, बांगर पुरानी मिट्टी होती है। इसमें खासियत क्या होता है, इसमें कंकड़ की मात्रा ज़्यादा होता है। ठीक है, इस बात है कयाल, तो कयाल आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, तटीय मैदानों में। इस बात आपका है मांड, जो कि पंजाब वाले जो मैदान है ना, वहाँ का ये भाग है, पंजाब का मैदान। ठीक है, तब देखेंगे 4 डेल्टा, ए का 2 कहाँ पर है आपका, देख लीजिएगा। शायद ये यहाँ पे दिख रहा है ना कि बी ऑप्शन सही होगा इसका, देख लीजिएगा एक बार। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है यहाँ पर, यहाँ भी दे रखा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। इधर कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता दे रखा है और इधर संबंधित प्रांतों के नाम दे रखा है। ठीक है, इस तरह के सवाल आप लोग को जो हम पूछते हैं अपना प्रैक्टिस सेट में, तो आप लोग कहते हैं इतना लंबा लंबा सवाल क्यों पूछते हैं, इरिटेट करता है, इसे सवाल नहीं पूछा जाता है। देखिए इस तरह के सभी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवालों के लिए आपको प्रिपेयर होना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करें हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण की कमी। सिंपल सी बात है कि खनिजों के संसाधनों की संपन्नता कहाँ देखने को मिलती है, झारखंड में देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे औद्योगिकीकरण की कमी भी है, तभी तो झारखंड सबसे गरीब राज्यों में से एक गिना जाता है। ठीक है, झारखंड जो राज्य है वो अमीर राज्य है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं, ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की औद्योगिकीकरण की कमी है। ठीक है, खनिज संसाधन तो भरपूर है। वहीं बात करें बी ऑप्शन के बारे में, दे रखा है कि जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचनाओं के विकास की कमी है। ऐसा कहाँ देखने को मिलेगा, तो जल संसाधनों की संपन्नता आपको देखने को मिलेगा। क्या लद्दाख और राजस्थान में ऐसा है? नहीं, राजस्थान और लद्दाख में पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ पे होगा इसका? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये भी सही मैच दिख रहा है अपने आप में। ठीक, इस बात है फिर सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु संसाधनों की कमी यहाँ पे ये गलती से आ गया है, सिर्फ कमी होगा। तो ये सौर ऊर्जा सब कहाँ देखने को मिलेगा? राजस्थान में। तो ये भी सही मैच दिख रहा है। और खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के संसाधनों की यहाँ पर कमी है लद्दाख में। तो इस सब कुछ सही मैच यहाँ पर पहले से ही था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सवाल था, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भी सवाल है ये। हो सकता है इस तरह का सवाल फिर से पूछे जाए। चलिए लेते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच जल विभाजक है, कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है दिल्ली रीच, मालवा का पठार और बुंदेलखंड। दिल्ली रीच, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। दिल्ली रीच, मालवा का पठार और छोटानागपुर का पठार। एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या बोला गया है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच जल विभाजक है, कौन है ये आपको बतानी है। तो सही आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, दिल्ली रीच, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ठीक है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच जल विभाजक के रूप में दिल्ली रीच, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ मौजूद हैं। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पे बी विकल्प बिल्कुल क्या है, सही है।
ठीक है। तो ये था महत्वपूर्ण 19 ही प्रश्न थे इसमें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।